हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूरिका। हम एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं, डीबीटी के पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये एप्टीट्यूड का ही वीडियो है। ये एप्टीट्यूड का आई थिंक थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी हमने एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका है और उनको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो भी आपके साथ डिस्कशन हो चुका है। तो इस वीडियो में हम मेनली जो है डीबीटी 2024 के जो पीवाईक्यूज है एप्टीट्यूड वाले वो मैंने इंक्लूड कर दिए। तो आपको इस वीडियो में सारे ही क्वेश्चन जो है वो डीबीटी के पीवाईक्यूज से ही मिलेंगे। 2024 यानी रिसेंट वाला जो पेपर हुआ है उसके ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा रिसेंट में इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब अपकमिंग एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। In a class of 60 students, 30 students have taken physics, 30 chemistry, and 30 biology. There are 10 students each who have taken a combo of two subjects, that is physics chemistry, physics biology, and chemistry bio. The number of students who have taken all three subjects is। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वेन डायग्राम वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए भी वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए कि ये हम एक पूरा मान लेते हैं कि हमारे पास एक पूरा क्लासरूम है जिसमें 60 स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये पूरा क्लासरूम है और इसमें कितने 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स लिया, 30 ने केमिस्ट्री और 30 बायोलॉजी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से 30 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया, 30 ने केमिस्ट्री एंड 30 स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स आ गए, ये केमिस्ट्री वाले आ गए और यहाँ पे बायोलॉजी वाले आ गए। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे कॉम्बो ऑफ टू सब्जेक्ट्स बोल रहा है, यानी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, यानी वो फिजिक्स भी लेंगे और केमिस्ट्री भी लेंगे। ठीक है, तो अगर वो फिजिक्स भी ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से वो फिजिक्स भी ले रहे हैं और केमिस्ट्री भी ले रहे हैं, तो उनका ये एरिया ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स ले रहे हैं और बायोलॉजी ले रहे हैं, तो फिजिक्स और बायोलॉजी में ये फिजिक्स भी ले रहे हैं और बायोलॉजी ले रहे हैं, तो उनका ये वाला एरिया ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिस्ट्री और बायो, तो केमिस्ट्री भी ले रहे हैं और बायो भी ले रहे हैं, तो उनका ये वाला एरिया जो है ओवरलैप हो रहा है। मतलब इसमें ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स ईच हु हैव टेकन अ कॉम्बो ऑफ टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हर कितने 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स है, तो अगर मैं इसको ऐसे राइट करूं तो यहाँ पर देखिए इस कॉम्बिनेशन में 10 स्टूडेंट्स हैं, इस कॉम्बिनेशन में 10 है और इस कॉम्बिनेशन में 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो देखिए ये वाला जो एरिया है, इसको मैं शेड करके आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो एरिया है, ये एरिया ऐसा एरिया है जहां पर ऐसे स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट लिया हो। पर आप देख रहे हो कि इस एरिया में तो कोई स्टूडेंट आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने फिजिक्स भी लिया हो, केमिस्ट्री भी लिया हो और बायोलॉजी भी लिया। हेंस दिस एरिया इज एम्प्टी, और इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो ये क्या है, जीरो है। तो इसीलिए यहाँ पर जीरो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट को चूज किया। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जीरो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 84, 83, 79 एंड 70 एंड 54। ठीक है, अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं सीरीज वाले, तो आपको इनमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या चीजों को वो किस तरीके से इन्होंने ये नंबर सीरीज को अरेंज किया है। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा क्या देखेंगे कि 84 के बाद 83 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, फिर 83 से 87 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से -4 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब 79 में से आप 70 को चूज करोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पे -9 होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे 70 के बाद 54 कब आएगा, 54 तब आएगा जब यहाँ पे -16 होगा। इसका क्या मतलब है
कि -16 का मतलब इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, इनके बीच में 7 का है, इनके बीच में 9 का है और इनके बीच में 16 का है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 70 में से इस 70 में से 16 को माइनस कर दूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, 54 मिलेगी। तो आप करके देख लो, 10 4 आ गया ये वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो अपकमिंग है नेक्स्ट सीरीज में, इसमें कौन सा डिजिट आने वाला है, कौन सा नंबर आएगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की पावर, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 3 एंड यहाँ पे 4। अगर वह आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देख रहे हो इस तरीके से अरेंज है, स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज है। 3 इंटू 2 करोगे तो 9 आ जाएगा, 4 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ये सीरीज को बढ़ाते जा रहे तो अभी यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, तो नेक्स्ट सीरीज में क्या होगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर 25 आ जाएगा। अब ये जो 25 है, ठीक है, यानी कि इस नंबर में आपको 25 माइनस करना है। आप देख रहे हो ना ये माइनस वाला, ठीक है। तो ये जो 54 आया है इसमें आप माइनस करोगे 25, तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वही तो हमारा नेक्स्ट डिजिट होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने में आपको मिलेगा 29 नंबर। तो यानी कि जो नेक्स्ट नंबर है हमारा वो कितना है, 29। तो हेंस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज 24 टाइम्स the difference of these two numbers. If the sum of these numbers is 14 then the large number is, okay। तो अब देखिए क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यहाँ पे मैं दो नंबर कंसीडर कर लेती हूँ, एक x और दूसरा y, ठीक है। तो इनका बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 24 टाइम्स है, 24 टाइम्स है द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों नंबर के डिफरेंस में, यानी कि डिफरेंस बोल रहा है एकदम माइनस। तो अगर इसके इक्वल है ये वाला नंबर, ठीक है, इफ द सम ऑफ दिस नंबर इज 14, अगर मैं ये दोनों नंबर को x प्लस वाई को सम करूं तो मेरे पास कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। इनका सम करने पे मुझे 14 मिल रहा है इन नंबर्स को। तो फाइंड द लार्ज नंबर, तो आपको लार्ज नंबर पता करना है कि क्या होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है कि आपको वन बाय वन जाना पड़ेगा। अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 6 मान लेती हूँ, लेट्स सपोज करिए कि यहाँ मैंने x की वैल्यू को 6 मान ली, तो आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए y की। तो क्या करोगे आप कि x की जगह आप 6 कर दोगे प्लस y कर दोगे और इक्वल टू 14, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 14 माइनस 6। आप 14 माइनस 6 करोगे तो आपकी वैल्यू पे आ जाएगी, कितना आएगा, 14 माइनस 6 करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 8। तो y की वैल्यू आपने 8 फाइंड आउट कर ली, तो अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपने 6 फाइंड आउट कर ली। तो अब जब आपको x और y की वैल्यू मिल गई तो आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए कि क्या ये सही आ रहा है। अगर मैं x की जगह पर, मान लीजिए यहाँ पर मैं x की जगह पर 6 कर लेती हूँ और y की जगह पर 8 रख देती हूँ इक्वल टू 24, और x की जगह पर मैं क्या रख रही हूँ, 6 रख रही हूँ और यहाँ पर 8, ठीक है। तो अब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 48 आएगा, 24 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। इसको सॉल्व करोगे तो ये 48 है और ये भी 48 हो जाएगा, बट ये कैसा हो गया, माइनस में आ गया। मतलब ये अभी इसके इक्वल नहीं है क्योंकि एक वैल्यू प्लस में है और एक माइनस में है। तो इसका मतलब कि ये वाला डिजिट तो आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा डिजिट देख सकते हो। अब आप जो है नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। अगर नेक्स्ट में मैं 8 मान लूं, यानी x की वैल्यू को अगर मैं 8 मान लेती हूँ, तो x की वैल्यू को अगर मैंने 8 माना तो यहाँ पर मैं x की जगह 8 कर दूंगी प्लस y इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस 8। तो जब आप 14 माइनस 8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरी, 6, और x की वैल्यू को मैंने 8 लिया था। अब इस वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख दीजिए, तो आप करेंगे तो कैसा आएगा, x की जगह पे मैंने 8 कर दिया इंटू y की जगह पे मैंने 6 कर दिया, 24 कर दिया, एंड x की जगह पे मैंने कर दिया 8 माइनस y की जगह पे कर दिया 6,
और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 48, 24, 8 - 6 is 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 48 आ गया। और ये दोनों वैल्यू कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और यही तो ये बोल रहा था कि ये इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आ गई सही। तो इसका मतलब जो आपका लार्ज नंबर है वो कौन सा है, 8 नंबर करेक्ट है। आप ऐसे ही 7 के साथ और 9 के साथ भी वेरीफाई कर सकते हो सेम तरीके से, बट आपको रिजल्ट जो है इस तरीके से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एक ही नंबर फाइंड आउट करना था और आपका सही नंबर है 8। तो यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 1 बाय 1 जाना पड़ता है, ठीक है। उसी से आप सही क्वेश्चन, सही आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या बोल रहा है, फाइंड फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जिसमें से कि आपको तीन चीजें जो होंगी ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी, कोई एक जो है इनमें से ऑड वन आउट होगा। तो चले देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए ऑड वन आउट कैसे देखेंगे, कि देखिए ये बैट है और ये विंग्स है। तो बैट जो है विंग्स इसको फ्लाइट यानी कि उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैट के पास पाउस है, ठीक है, जो इसको वॉक करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब फिन जो है, फिन के पास फिश है, सॉरी फिश के पास फिन है, तो इसका रोल क्या आता है, स्विमिंग में। और यहाँ पे माउस है, माउस के पास तित है, तो तित का काम क्या हो जाएगा, जो भी आप फूड को च्युई कर रहे हो या खा रहे हो, तो यानी कि फूड को बाइट करने में या जो बाइट करने में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजों में आ रहा है। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये जो फ्लाई है, वॉक है और स्विमिंग है, ये सब किसमें, एक तरीके से लोकोमोशन में इन्वॉल्व है ना। इनकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जो माउस का जो तित के साथ इन्होंने पेयर बनाया है, उसका लोकोमोशन में कोई भी रोल नहीं है, उसका मूवमेंट में कोई भी रोल नहीं। तो तीन चीजें लोकोमोशन में इन्वॉल्व है, मूवमेंट में इन्वॉल्व है, और एक जो है ऑड वन आउट हो गया क्योंकि ये मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं। तो हेंस जो राइट आंसर हो गया ऑड वन आउट है वो कौन सा है, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके डीबीटी के पीवाई क्यूज में आए हैं 2024 में, ठीक है। ये सारे 2024 के पीवाई क्यूज हैं। चलिए क्वेश्चन है, इन स्कूल ए एंड स्कूल बी 20% and 25% of the students participate in sports respectively. If school B has 60% more students than school A, then the number of students participating in sports in school A is, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कि स्कूल ए से कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्कूल ए है और दूसरा स्कूल कोई बी है, ठीक है। अब ए स्कूल में मान लीजिए कि कितने 100 स्टूडेंट्स, जस्ट आपको सपोज करना है कि 100 स्टूडेंट्स है। तो स्कूल बी में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि स्कूल बी के जो स्टूडेंट है वो 60% ज्यादा है देन द स्टूडेंट ए। तो अगर ए से 60% ज्यादा बी के पास स्टूडेंट है तो कितना हो गया, 160 हो गया, क्योंकि 60% है तो 100 और 60% ज्यादा मतलब 160 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्कूल ए में से 20% स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। कितने कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं। और स्कूल बी में 25% स्टूडेंट जो है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस 20% का नंबर निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, ठीक है। 100 में से मैंने 20% निकाल लिया, तो मेरे पास कितने आ गए स्टूडेंट, 20। तो नंबर में मेरे पास कितना आ गया, 20, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बी का निकाल लूं, जैसे ये ए का स्कूल का निकाला मैंने, बी का निकाल लूं तो 160 इंटू 25%, तो ये क्रॉस हो गया और फिर कितना आ गया, 40। तो यहाँ पे नंबर कितना निकल के आ गया, 40। मतलब ए स्कूल में से 20 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में, और बी जो स्कूल है उससे 40% पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में, ठीक है। ये निकल के आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन स्कूल ए। अब स्कूल ए में से कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं
वो आपको इन स्टेटमेंट में से करेक्ट चूज करना है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन अभी क्लियर है। So the first option is 1/4 the number participating in sports in school B. स्कूल बी में जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे 1/4 जो है वो ए के स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर 1/4 बोला है यानी उनका नंबर जो है 20 से कम होना चाहिए, यानी 10 के आसपास कहीं होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 1/2 मतलब 1/2 यानी कि हाफ द नंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इन स्कूल बी, यानी स्कूल बी में जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में उसके आधे स्टूडेंट्स, उसके आधे स्कूल ए के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये नंबर है 40 और ये नंबर है 20, तो 40 का हाफ कितना हुआ 20, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से जो है आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर सेकंड वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब देखिए ये जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन वाले होते हैं ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजी होते हैं। बस जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको फॉलो करना है, एक अच्छा सा क्लियरिटी, एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है जो आपको बहुत क्लियर हो सके और आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। फ्रॉम अ पॉइंट, चलिए अब पहले तो मैं एक बना लेती हूँ अपना, कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, एक डायरेक्शन बना लेती हूँ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट राम स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वहां से राम जो है ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू हो गया और उसने 30 मीटर तक वॉक किया, ठीक है। तो यहाँ से वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था 30 मीटर, ठीक है। ही देन टर्न्ड राइट, उसके बाद वो राइट हुआ और कितना 20 मीटर उसने वॉक किया। तो वहां से वो राइट में गया, तो राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इसने 20 मीटर वॉक किया। देन ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 42 मीटर। फिर से ये राइट गया और इसने कितना 42 मीटर्स को 42 मीटर वॉक किया। अब 30 मीटर अगर हमने यहाँ से यहाँ तक रख रखा है तो 42 मीटर तो इसके आगे ही जाएगा, ठीक है। फाइनली ही अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 50 मीटर टू रीच हिज डेस्टिनेशन। उसके बाद ये फिर से राइट मुड़ा और कितना मुड़ा, राइट मुड़ने के बाद वो कहाँ तक गया 15 मीटर वो वॉक किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर राइट मुड़ के इसने 15 मीटर तक वॉक किया और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। अब 15 मीटर को मैंने यहाँ पे कम क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को 20 मीटर कंसिडर कर रही हूँ तो 15 मीटर तो 20 मीटर से कम ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एरियल डिस्टेंस बिटवीन हिज डेस्टिनेशन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। ये रहा राम का स्टार्टिंग पॉइंट और ये है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस को पूछा गया। तो ये डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो हमको निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ इस तरीके से, है ना। तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अब मैंने जब ये ड्रॉ कर दिया तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 30 मीटर है, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 42 मीटर है। तो मुझे अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए ताकि मैं ये वाला डिस्टेंस बता सकूं, ठीक है। तो मैं 42 माइनस 30 कर दूंगी, तो 42 माइनस मैंने 30 किया तो मेरा आंसर कितना आ गया 12। तो यानी कि यहाँ पर ये हो गया 12 मीटर, राइट। अब इसी तरीके से मैं इसका भी निकाल लूंगी। तो आपको मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, ठीक है। और फिर हमें ये भी मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 15 मीटर है। तो अगर मैं 20 में से 15 को माइनस करूंगी तो मेरा 5 मीटर निकल के आ गया। तो मुझे दो साइड पता चल गई, अब मुझे ये थर्ड वाली साइड को फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है और बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनस, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो हम h का स्क्वायर ही रखेंगे, परपेंडिकुलर ये रहा आपका, तो इसको मैं 5 का स्क्वायर कर दूंगी और बेस आपका कितना आ गया 12, तो मैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दूंगी।
फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास ये वैल्यूज निकल कर आएंगी और आप इनको ऐड कर लोगे तो 169 आ जाएगा। तो यहाँ तो ये h का स्क्वायर है। अब इसके स्क्वायर को हटाने के लिए आप यहाँ पे रूट लगा दो, है ना, तब जाके h का स्क्वायर निकल जाएगा, हट जाएगा। तो आप जब रूट निकालोगे और आप इस रूट को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो यानी कि 13 मीटर मेरा हाइपोटेनस निकल गया। तो ये कितना हो गया 13 मीटर। और हमसे क्या पूछा था, ये डेस्टिनेशन से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस पूछा था, तो वो हमारा निकल के आ गया 13 मीटर। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल गया 13 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा से सुंदर सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको सिर्फ ये मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस मिसिंग नंबर के लिए पहले तो मैं ये नंबर को यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि इसका पैटर्न हम ड्रॉ कर सके कि आखिर किस पैटर्न में ये चीज चल रही है। ठीक है, देखिए अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि 4 और 6 के बीच में क्या हो रहा है, दो नंबर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, +2 हो रहा है। 6 से मुझे 10 बनाना है तो मैं यहाँ पे +4 कर दूंगी, और 10 से मुझे 18 पे जाना है तो मैं +8 कर दूंगी। और अगर ऐसे कर करके अगर आप सीरीज देख रहे हो तो क्या आपने नोटिस किया कि 2 4 8, यानी 2 2 2 4 एंड 4 इंटू 2 8। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू ऐड होती जा रही। तो अब 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। तो क्या मैं यहाँ पर 16 को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब मैं 18 में 16 को ऐड करूं तो मेरा कितना वैल्यू आएगा 34। तो यहाँ पे मेरा 34 वैल्यू आ गया। अब ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप अगेन यहाँ पे क्या कर सकते हो, 16 इंटू 2 32। तो आप यहाँ पे 32 प्लस करो, तो 34 में 32 प्लस करके देखिए क्या 66 आंसर आ रहा है। तो यस आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज को हमने वेरीफाई किया है या जो हमने कंसेप्ट लगाया है, लॉजिक लगाया है, वो एकदम करेक्ट है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कितना हो गया 34। ठीक है, इजी से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, 478 means see good pictures, and 729 means picture are faint. Which of the following digit stand for C? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बट यकीन मानिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपने फॉर्म में सिंप्लीफाई करना पड़ता है ना। मुझे तो यही तरीका आता है कि आप क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 134 कोड में इसका क्या मतलब है, गुड एंड टेस्टी। 478 में इसका क्या मतलब है, सी गुड पिक्चर्स। एंड 729 का मतलब है पिक्चर्स आर फेंट। यानी किसी लैंग्वेज में इन वर्ड का मतलब ये सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि ये जो सी है, ये सी को मैं किस डिजिट से रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपली कॉमन चीजें देखनी है। जैसे कॉमन क्या है, गुड यहाँ पर भी है, गुड यहाँ पर भी है। तो इनमें देखिए कि कोई कॉमन डिजिट है, तो यस 4, और 4 क्या है कॉमन डिजिट है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि गुड के लिए कौन सा डिजिट है 4। ठीक है, अब उसके अलावा आप देखिए कोई और, तो कॉमन ढूंढने जाएंगे तो देखिए पिक्चर यहाँ पर भी है, पिक्चर्स यहाँ पर भी है। तो क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, तो यस कॉमन है, 7 इधर भी है 7 इधर भी है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि पिक्चर्स के लिए कौन सा डिजिट है 7। ठीक है, अब बचा सी। तो जब ये दो डिजिट यूटिलाइज हो चुके हैं तो जो लास्ट वाला डिजिट बचा है, उस डिजिट का क्या मतलब होगा, उस डिजिट का मतलब होगा कि ये जो डिजिट बचा हुआ है वो सी के लिए। तो सी के लिए कौन सा डिजिट आ गया 8। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है निकल गया, क्योंकि आपसे पूछा है कि सी के लिए ही कौन सा डिजिट है वो बताना है। तो राइट आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ना, और यही सिंपल सा क्वेश्चन आपको 3 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, आपको ए का वैल्यू बताना है। मतलब ये आपको एक इक्वेशन दी है, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेती हूँ। तो 9/7 इंटू 9/7 माइनस
a/7 into 9/7 plus 16/7 into 16/7 इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, सिर्फ इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ताकि मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। अब आप इसमें देखिए कि सब में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में सब में 7 7 है, ठीक है। तो क्या इस 7 7 को मैं एक कॉमन निकाल लूं, मतलब 7, ये रहा 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 1/49 ले लूं मैं, 7 इंटू 7 49, ठीक है। अब ब्रैकेट को रखिए, अब ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 9 इंटू 9 माइनस 9a, ठीक है, प्लस 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/49, यहाँ पे 9 9 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 19 81, ठीक है, माइनस 9a प्लस 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व करती हूँ तो देखिए क्या आएगा, 1/49, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी कि 256 और 81 को आपको क्या करना है, प्लस कर देना। तो प्लस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 7, और इसमें से कितना हो जाएगा 337, ये वैल्यू आ जाती है आपकी। तो 337 माइनस 9a, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, 1/49, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये जो 49 को है, ये 49 जो है वो आप इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट करने पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 337 माइनस 9a इक्वल टू 49, यही हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही आने वाला है। तो अब आप क्या करोगे, अच्छा इसको शिफ्ट करने के लिए हमें इसका माइनस साइन हटाना है, तो मैं इसको इक्वल टू के उधर ले जाती हूँ और इसको यहाँ पे ले आती हूँ। तो ये मैंने किया 337, ये इधर आ गया तो -49 हो गया, और ये हो गया 9a, ठीक है। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उससे 9 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। और 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक ही वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो एक ही वैल्यू जो आपके पास निकलेगी वो आ जाएगा 32 नंबर, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैथमेटिक्स लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस करना है, माइनस करने पे एक वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू को आपको डिवाइडेड बाय 9 कर देना, क्योंकि 9 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में चली जाएगी, और इस तरीके से आपके पास एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी, विच इज 32, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 विच इज 32, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है, इफ डे 1 ऑफ अ लीप ईयर इज अ संडे, द लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी, ठीक है। लीप ईयर साल, वो साल कहलाता है जब उसमें एक दिन ज्यादा ऐड हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास जो है 365 डेज का पूरा साल होता है, जब उसमें लीप ईयर ऐड हो जाता है, यानी कि ऐसा साल जो 29 फरवरी काउंट करता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास क्या होता है 28 फेब होता है, ठीक है, लेकिन हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी आता है। तो इस 29 फरवरी में के आने की वजह से 365 डेज से एक डे बढ़ जाता है और हमारे पास 366 डेज हो जाते हैं। और जब कोई ईयर 366 डेज को काउंट करता है तो उसी को लीप ईयर बोला जाता है। और जब ये चीज होती है तो जहां से शुरुआत हुई, यानी लीप ईयर की शुरुआत में जो भी दिन पड़ेगा उससे एक दिन ज्यादा जो है उसका एंड वाला, लास्ट वाला ईयर होगा। तो मतलब ये संडे था तो जो एंड वाला ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। और जबकि 365 वाले में क्या होता है कि जो जिस डे से शुरू होता है लास्ट भी उसी डे पे खत्म होता है, यानी मंडे को अगर 1 तारीख थी तो दिसंबर की जो भी लास्ट तारीख होगी वो क्या होगी, सेम डे पे, यानी कि उसी संडे से शुरू हुआ है तो संडे पे ही खत्म होगा। लेकिन लीप ईयर में एक दिन आगे बढ़ेगा, यानी कि संडे था तो एंड वाला डे जो लास्ट डे होगा वो होगा मंडे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं।
चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि अब 150 meter long train is running with a speed of 668 kilometer per hour. How long will it take for the train to pass a man who is running at 8 kilometer per hour in the same direction as the train? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है, वो रन कर रही है, ठीक है, किसी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है और ये 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन में रन कर रही है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक कोई मैन है जो रन कर रहा है और उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को कि वो इस आदमी को पूरा का पूरा पास करके चला जाए, यानी आगे निकल जाए, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा। तो जब इस तरह का कंसेप्ट आता है ना कि सेम डायरेक्शन में कोई चीजें मूव कर रही हैं, स्पीड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। क्या लगता है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। और रिलेटिव स्पीड में क्या होती है, स्पीड माइनस हो जाती है, यानी कि 68 माइनस 8, 68 ये वाला और 8 ये वाला माइनस हो गया, तो अब आपके पास जो स्पीड आती है वो कितनी आ जाती है, इनको मैंने माइनस किया तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल गई आपको, ठीक है। और डिस्टेंस आपके पास कितना दिया है, डिस्टेंस आपको दिया है 150 मीटर, तो ये रहा 150 मीटर। और अब आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो बस मेरा स्पीड का फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले सिखा दिया है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ वैल्यूज को इसमें पुट करनी है, तो स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, डिस्टेंस आपका 150 मीटर है, और ये रहा टाइम। अब आप टाइम निकाल लीजिए, पर आपको ध्यान रखना है कि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है, तो आपको क्या करना है, इन वैल्यूज को कन्वर्ट करना है ताकि दोनों एक ही यूनिट शो करें, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, ठीक है, तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूं, या आप मीटर को भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो ये हो गया 60 किलोमीटर, 1000 मीटर। जब कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 से इंटू हो जाएगा, और जब मैंने इंटू किया तो ये आ जाएगा 1234, 1234, तो ये कितना हो गया, 60,000 मीटर। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 60,000 मीटर इक्वल टू 150 मीटर, ठीक है, और ये रहा आवर्स है और ये टाइम। एक चीज और ध्यान रखिए कि इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आवर्स में निकल के आएगा, और जो आपके पास ऑप्शन है उन सब में सेकंड्स की वैल्यू दी गई है। यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल होता है, इस यूनिट की वजह से आप कई बार जो है गलत आंसर पिक कर सकते हो। तो पहले हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको इधर ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 150 मीटर डिवाइडेड बाय 60,000 मीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टी का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टी का आंसर क्या निकलता है, इसको 150 डिवाइडेड बाय 60,000, तो आंसर निकल के आ रहा है 0.0025 आवर्स, आवर्स निकल के आ रहा है। अब इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है कि आवर्स का क्या मतलब होता है, मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको इजी हो सके, है ना। तो आवर्स में क्या होता है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। जब हम 2 बार 60 का इंटू करेंगे तो वो वैल्यू सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो आवर्स की वैल्यू है 0.0025, इसको मैं इस तरीके से इंटू कर देती हूँ, तो अब मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में हो जाएगी कन्वर्ट, सेकंड्स में। तो चलो अब इसको कर लेते हैं, सेकंड्स में करके देख लेते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। तो जब मैंने इन तीनों वैल्यू को इंटू किया तो मेरे पास जो निकल के आ रहा है आंसर वो है 9 सेकेंड्स, तो हेंस द राइट आंसर इज 9 सेकेंड, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से इजीली समझ में आ गया हो। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है,
बस आपको कुछ कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे आपको ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, ठीक है। यूनिट्स का आपको खास ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर स्पीड किलोमीटर में दिया था और डिस्टेंस मीटर में दिया है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। टाइम हम जो निकालेंगे वो हमें आवर्स में मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में हमें सेकंड में चूज करना है, तो आपको यहाँ पे अगेन कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, और जैसे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता है कि जब दो स्पीड सेम डायरेक्शन में होती है तो वो माइनस में होती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट, he turns 60 degree in the clockwise direction and then another 180 degree in the same direction. He then turns 120 degree in the anti-clockwise direction. Which direction he facing now? ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे हम फिर अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब एक एक आदमी है, ठीक है, कहीं पे भी बना लीजिए, एक आदमी है जो जिसका फेस ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की तरफ फेस है। वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में 60 डिग्री वो टर्न हुआ, ठीक है। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर इसने यहाँ से फिर से जो है 180 डिग्री पे टर्न हुआ और डायरेक्शन इसकी सेम थी, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज ही थी। He then turned 110 degree in the anti-clockwise. अब इसने anti-clockwise बोला तो मतलब कि anti-clockwise यानी उल्टी डायरेक्शन में। तो ये जो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये राइट हैंड साइड है, जब इसकी तरफ मूव करेंगे तो ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, मतलब ये अपने लेफ्ट में इस तरीके से मूव करेगा। तो जब इस तरीके से मूव किया और इसने 110 डिग्री मूव किया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब पूछ रहा है कि उसका जो फेस है वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में। क्वेश्चन समझ में आया ना। अब ये जो है आपको बताना है कि जब इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो आप बताइए कि इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, सिंपली दिख रहा है कि इसका फेस जो है साउथ ईस्ट की तरफ है, दिख रहा है आपको, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसका फेस है, ठीक है। तो ये जो आपका राइट आंसर आ गया क्या, साउथ ईस्ट। ये जो एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में गया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the same field working 8 hours a day? ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ध्यान होगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और सेम क्वेश्चन मतलब आप देख रहे हो सेम पैटर्न में कैसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ मैन बोल दो आप, इनटू नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ आवर्स, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर मैं वर्कर्स को W कर दूं या मैन को भी मैन लिख सकती हूँ M, ठीक है, इसके लिए मैं D रिप्रेजेंट कर देती हूँ, इसके लिए H। तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, W1 D W1 D1 इंटू H1, ठीक है, सब में इंटू ही है, इक्वल टू W2 D2 एंड H2। W1 क्या है, ये 15 में 15 इंटू डेज, डेज कितने हैं आपके 16 डेज, इंटू आवर्स कितना है 9 आवर्स। अब W2 में क्या आता है, 18 मैन है, डेज कितने हैं, डेज ही तो आपको निकालना है, वही तो पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी डेज, और आवर्स कितने, 8 घंटे। तो बस आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और D2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे होगा, 15 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 18 इंटू 8, और ये D2। तो इस तरीके से आप D2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो D2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए
और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास D2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 15। तो यहाँ पे क्या होगा 15 डेज आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ गए आप? 15 आदमी 9 घंटे काम करते हैं हर दिन और वो एक पूरी फील्ड को मतलब जोतना बोलते हैं, फील्ड जो होती है उसको जोतते कितने हैं 16 दिन में, 16 दिन में, ठीक है। तो यही सेम काम 18 आदमी 8 घंटे अगर काम करते हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ याद नहीं करना है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आज भी सॉल्व किया, तो आपको ऐसा याद करने का, रटने की जरूरत ही नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये चीजें याद होती जाएंगी, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा है। सुनीता इज लुकिंग फॉर हर फादर, ठीक है। शी वेंट 90 मीटर ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट. She went 20 meters, took a right turn, and walked for 30 meters to look for her father at her uncle's place. Not finding him there, she went 100 meters to the north before meeting her father in a street. How far is Sunita from her starting point? अगेन ये कैसा क्वेश्चन है, डायरेक्शन वाला। तो हम अपनी डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सुनीता अपने फादर को देख रही है, इसलिए वो ईस्ट में 90 मीटर ईस्ट में वो चली, ठीक है। ओके, तो शी वेंट 90 मीटर ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हर राइट। तो यहाँ पे कोई पॉइंट बना दीजिए, और वो ईस्ट में कितना हुआ 90 मीटर चली, 90 मीटर चली, और 90 मीटर के बाद उसने राइट लिया, है ना, राइट लिया। शी वेंट 20 मीटर, और राइट लेने के बाद वो कितना चली 20 मीटर चली, ठीक है। took a right turn and walked for 30 minutes to look her father at her uncle's place. और उसके बाद फिर से उसने क्या किया, राइट हो गई, और राइट कितना चली 30 मीटर, 30 मीटर गई राइट। तो हम यहाँ पे 30 मीटर बना देते हैं, और वो अपने फादर को अपने अंकल के प्लेस में देख रही थी, ठीक है। अब उसके फादर अंकल के प्लेस में नहीं थे, तो उसने क्या किया 100 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गई, ठीक है, बिफोर मीटिंग हर फादर इन ए स्ट्रीट। 100 मीटर, तो ठीक है 100 मीटर है, तो इतना डिस्टेंस अगर 20 है तो 100 ऑफ कोर्स इससे आगे होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये रहा 100 मीटर। सपोज करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना हो गया 100 मीटर हो गया, ठीक है। और ये तो 90 मीटर था ही, और ये कौन सी नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इतना पूरा 100 मीटर हो गया, ये पूरा आपका 100 मीटर हो गया, और यहाँ पर उसको उसके फादर मिल गए। तो अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार इज सुनीता फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये था सुनीता का स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे उसके फादर मिल गए, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना आएगा, ये डिस्टेंस पता करना है हमें। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन पाइथागोरस की थ्योरम लगेगी, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है, और आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, तो हमारा यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है ना, बहुत जब ऐसे कोई इजी क्वेश्चन आता है तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बट थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस बोल रहे हैं कि ये 100 मीटर, ठीक है। पर हमको तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे टोटल 100 में से ये 20 हटा दूं, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, तो 100 माइनस 20 मीटर करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 18 मीटर। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 80 मीटर आ गया, ये रहा 80, ठीक है, 80 मीटर आ गया। अब उसी तरीके से इधर से लेकर इधर तक पूरा डिस्टेंस 90 मीटर है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको मैं माइनस कर दूंगी, इस पूरे डिस्टेंस को अगर मैं 20 से माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये तो 20 है, तो अगर मैं 90 माइनस 20 करूं तो मेरे पास आ जाएगा 70 मीटर। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 70 मीटर है, ठीक है। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ,
तो देखिए ये मुझे नहीं पता, तो ये ऐसे रहेगा। ये है मेरा परपेंडिकुलर, तो यानी कि परपेंडिकुलर 80 मीटर, तो 80 का स्क्वायर प्लस ये है मेरा बेस, और बेस हमने कितना निकाला 70, तो ये रहा मेरा 70 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेटर निकालिए और इस वैल्यू को फाइंड आउट करिए क्या आएगा। तो जब आप 80 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब आप 70 का स्क्वायर कर लीजिए, तो जैसे ही आप 70 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों को आपको ऐड करना है, ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या निकल के आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, और इन दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना है, तो 6400 प्लस 4900, और इसको आप प्लस करोगे तो ये आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर आपको h का स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इस रूट को सॉल्व करना है, तो यानी कि अगर मैं इस रूट को सॉल्व करूं तो 11300, तो इस रूट को सॉल्व करने के बाद क्या आता है मेरा आंसर। हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कुछ गड़बड़ किया है थी, क्योंकि हमारा ये रूट जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो क्या गड़बड़ की है हमने, ओके हमने यहाँ पर एक गड़बड़ ये की है, ये जो डिस्टेंस था ना, ये 30 मीटर था। देखिए ये रहा 30 मीटर और ये 30 मीटर था, तो 20 नहीं, हमें यहाँ पर 30 लिखना था, तो ये 90 में से 30 माइनस करना था ना हमें। जब हम 90 में से 30 माइनस करेंगे तब तो हमें ये वैल्यू पता चलेगी। तो अब मैंने इसको माइनस किया, तो 90 में से आप 30 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 नॉट 70, तो ये वैल्यू मेरी कितनी होगी 60 मीटर। तो यहाँ पर ये 70 मीटर नहीं है, ये रहा आपका 60 मीटर। ठीक है, अब इस 60 मीटर को आपको लिखना है, तो यहाँ पर 70 मीटर अगेन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे किसका 60 का स्क्वायर होगा, और आप 60 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आपकी अगेन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, और फिर ये सारी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। तो 60 का स्क्वायर लीजिए, 60 का स्क्वायर क्या आएगा, सो 60 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3600 वैल्यू। ठीक है, अब 3600 को हम प्लस करेंगे 6400 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमको इसको रूट में लाना पड़ेगा, तो ये 10,000 हो जाएगा, और जब इस हम रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100, यानी 100 मीटर। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 100 मीटर, और यही डिस्टेंस हमसे पूछा गया था, तो हेंस सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें 100 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसे ही ध्यान देना है कुछ कुछ चीजों को, क्योंकि ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कुछ माइनर मिस्टेक की वजह से हम इतना प्यारा क्वेश्चन को गलत कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कुछ नहीं सिर्फ प्लस माइनस है, सिंपल मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो इस क्वेश्चन को आपको क्लियर अपने फॉर्म में अरेंज करना है, ताकि आप उसको सिंप्लीफाई कर सको, और आपको ये पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाइथागोरस की थ्योरम पता होना चाहिए, बस। फिर क्या, सिंपल मैथमेटिक्स से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आप देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही एग्जाम में एक ही ईयर के पेपर में सीरीज वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस सीरीज को हम सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर इन नंबर्स को ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, अगर आप इसको पैटर्न पता करना है तो चलिए पैटर्न मुझे देख के जो समझ में आ रहा है वो ये, कि मैं 8 इंटू 2 करूंगी तो 16 आ गया, 16 इंटू 2 करूंगी तो 32 आ गया, 32 इंटू 2 करूंगी, 32 इंटू 2 करूंगी तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इंटू 2 करेंगे, हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ठीक है,
अब 9 इंटू 3 करूंगी मैं तो आ जाएगा 27। तो नेक्स्ट सीरीज तो इसी से बनने वाली, तो नेक्स्ट नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 इंटू 3 करना पड़ेगा। तो आप करिए क्या आएगा, तो 27 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो मेरा जो राइट आंसर है वो हो गया सेकेंड। तो इस तरीके से मैंने इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया, तो मुझे इजीली मेरा आंसर मिल गया। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन थे, और ये सारे डीबीटी पीवाईक्यूज थे, और ईयर था 2024। ठीक है, आई होप कि जितना इजी तरीके से, जितना सिंपल करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी और इंजॉय भी कर रही थी, उतना ही मेरे साथ साथ आपने भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंजॉय किया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीजें छूट रही हैं, तो आप वीडियो को फिर से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, और अपने अच्छे पॉजिटिव फीडबैक से मुझे मोटिवेट कर सकते हो कि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए और प्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।